नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में अपन ने मानसून को समझा था। राजस्थान ज्योग्राफी की अपनी क्लास चल रही थी, उसमें अपन ने मानसून को समझा था कि मानसून की जो है खोज किसने की थी, किस प्रकार जो है मानसून की उत्पत्ति होती है, उन सभी चीज़ों को जो है एक छोटी सी क्लास ली थी कल, उसमें अपन ने समझा दिया था। तो अपन मानसून में जो सबसे पहले जो मानसून में आता है वो आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में या राजस्थान में किस प्रकार आता है, किस प्रकार संभव होता है यहाँ पे मानसून आना, उस सभी चीज़ों को आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अपन इसके जो भी पार्ट है उन सबको समझेंगे, जिसमें अपन ने कल देखा था कि अरब सागरीय मानसूनी शाखा, एक बंगाली खाड़ी मानसूनी शाखा, इन सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं उन सभी को अपन आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपकी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको अपडेट इसमें मिलती रहे। अपन दक्षिण पश्चिमी मानसून को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे थोड़ा मैप सा बना के समझाता हूँ कि मान लो ये मैंने बनाया भारत। क्या बनाया है? भारत त्रिकोणायत या जिसकी जो है अपनी पतंगाकार आकृति भारत की अपन मान सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो महीना होता है अप्रैल से जून का, क्या होता है, अप्रैल से जो जून का महीना होता है उसमें होता क्या है, भारत में जो उत्तरी पश्चिमी जो भारत का एरिया है इसमें क्या होता है, रेगिस्तान होता है। कौन सा एरिया होता है इसमें? रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान होने के कारण यहाँ जो है तापमान में अधिकता रहती है। क्या रहती है? तापमान में अधिकता रहती है। कौन से महीनों की बात हो रही है यहाँ पे? अप्रैल से जून महीने के अंदर क्या होता है, जो भारत का उत्तरी पश्चिमी जो एरिया, उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी जो एरिया है, मतलब जिसमें लगभग रेगिस्तान पाया जाता है, उसमें मरुस्थल लगभग इसमें पाया जाता है। तो रेगिस्तान पाए जाने के कारण यहाँ पे तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है। और जहाँ पे तापमान अधिक रहेगा वहाँ पे वायुदाब हमेशा कैसा रहेगा? आपके कम रहता है। जहाँ पे तापमान अधिक वहाँ पे वायुदाब हमेशा कम रहता है। इसी के संदर्भ में अपन देखते हैं कि जैसे इसके हिंद महासागर को, किसको देख रहे हैं अपन? हिंद महासागर को। हिंद महासागर में क्या है, पानी होने के कारण यहाँ पे तापमान क्या रहता है? कम रहता है। तापमान क्या रहता है? कम रहता है। अपन दक्षिणी पश्चिमी मानसून को समझ रहे हैं, उसके संदर्भ में देख रहे हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस प्रकार जो है भारत में या राजस्थान में प्रवेश करता है। तो अपन ने समझा कि अप्रैल से जून के महीने में भारत में जो मरुस्थलीय एरिया होता है उसमें तापमान की अधिकता रहती है और वायुदाब क्या रहता है? कम। जहाँ पे तापमान अधिक होता है वहाँ पे वायुदाब कम होता है। और अगर उसके नीचे की तरफ बात करें, हिंद महासागर रहता है, तो हिंद महासागर की बात कर रहे हैं जिसमें हिंद महासागर में पानी होने के कारण तापमान कम रहता है। जहाँ पे तापमान कम रहेगा वहाँ पे वायुदाब क्या रहता है? हमेशा अधिक रहता है। तापमान कम, वायुदाब अधिक। तो होता क्या है कि जो हवाएं होती है उनका प्रवाह जो होता है हमेशा किधर से किधर होता है? उच्च वायुदाब से। हवाओं का प्रवाह किधर से होता है? उच्च वायुदाब से हमेशा निम्न वायुदाब की ओर हवा जो है प्रवाह करती है। उच्च वायुदाब से हमेशा निम्न वायुदाब की ओर जो है हवा प्रवाह करती है, या समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर हवा का क्या रहता है? प्रवाह रहता है। तो समुद्र कौन सा हो गया? अपने हिंद महासागर हो गया। और हिंद महासागर से जो किरणें हैं, मानसूनी जो पवने, सॉरी किरणें नहीं, पवने, जो मानसूनी जो पवने हैं वो किधर से किधर जाएगी? अपने हिंद महासागर से जो रेगिस्तान है या जो मरुस्थलीय एरिया है उसकी तरफ जो है आगे बढ़ेगी। अपन ने जो है ये देखा है कि रेगिस्तान जो भारत की स्थिति अप्रैल से जून या जो ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु के मध्य जो आने वाला टाइम पीरियड होता है उसमें किस प्रकार रहता है। अपन समझते हैं थोड़ा सा इसको, जो अपने इसमें समझते हैं कि जो निम्न वायुदाब जब यहाँ पे पैदा हो जाता है, कहाँ पे? भारत में। जब ये भारत का जो एरिया होता है पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी जो एरिया होता है उसमें निम्न वायुदाब हो जाता है। तो निम्न वायुदाब को बढ़ने के लिए होता क्या है कि निम्न वायुदाब को बढ़ने के लिए अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पृथ्वी के संदर्भ में। तो निम्न वायुदाब को बढ़ने के लिए होता क्या है कि यहाँ पे पृथ्वी के संदर्भ में समझते हैं 0 डिग्री होती है, विषुवतरेखीय क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? विषुवत रेखा ये होती है, तो इसको अपन विषुवतरेखीय क्षेत्र कहते हैं। और जो ऊपर भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना था मरुस्थल के कारण, उसको बढ़ने के लिए होता क्या है कि यहाँ पे क्या होती है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का उद्गम होता है। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का क्या होता है यहाँ पे? उद्गम। ये जो मैंने पवने बनाई है कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। कौन सी पवने हैं ये? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। इनका क्या होता है, ऊपर का जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है उसको बढ़ने के लिए जो किरणें हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, इनका उद्भव होता है। और ये जब विषुवतरेखीय क्षेत्र को पार करते हैं, ये जब ये जो किरणें होती है, ये जो मानसूनी पवने होती है विषुवतरेखीय क्षेत्र को जब पार करती है तो इनकी दिशा जो है अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अपने दाहिनी ओर इनकी क्या होती है? दिशा मुड़ जाती है। किस क्षेत्र को पार करने के बाद? ये जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है इसको पार करने के बाद इन जो व्यापारिक पवने हैं, दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं, इनकी जो दिशा है
है वो परिवर्तित हो जाती है। ये जो किरणें अपने दाईं ओर मुड़ी है, ये किस नियम के अनुसार मुड़ती है? तो एक नियम आता है फेरल का नियम। कौन सा नियम? फेरल का नियम। तो ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें थी, जो कि निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र बना है भारत के अंदर, उसको बढ़ने के लिए व्यापारिक पवनों का उद्गम हुआ था। और ये व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा क्षेत्र को पार करती है तो इनकी जो दिशा है वो अपने दाहिनी ओर हो जाती है, मुड़ जाती है, मतलब अपनी दिशा से थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये किस नियम के अकॉर्डिंग होता है? तो ये फेरल के नियम के अकॉर्डिंग होता है। अब ये फेरल के नियम में एक नाम और आता है अपने कोरियोलिस बल। क्या नाम आता है? कोरियोलिस बल। तो अपन दोनों इन चीज़ों को समझेंगे कि ये दोनों चीज़ें है क्या, असली में ये दोनों चीज़ें कोरियोलिस बल और फेरल का नियम है क्या। तो कोरियोलिस बल होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो पृथ्वी घूर्णन करने से एक आभासी बल उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी को एक आभासी बल लगता है कि एक आभासी बल उत्पन्न हुआ, लगता है पृथ्वी को कि एक आभासी बल जो है, या एक आभासी बल जो है मेरे ऊपर लग रहा है, पृथ्वी के ऊपर। तो जो पृथ्वी के घूर्णन करने का एक आभासी बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? अपने कोरियोलिस बल। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा बल लगता है? अपने कोरियोलिस बल। और इस बल के कारण ही जब जो व्यापारिक पवनें हैं, इस जो पवनें हैं वो जो है उत्तरी गोलार्ध में जाने के बाद तो अपने दाहिनी ओर मुड़ती है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में आती है तो अपने बाईं ओर मुड़ती है। तो ये कौन सा नियम हो गया? अपने फेरल का नियम। तो वापस समझते हैं कोरियोलिस बल होता क्या है कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी को एक आभासी बल का एहसास होता है। वो जो आभासी बल होता है वो कौन सा होता है? अपने कोरियोलिस बल। और फेरल का नियम क्या होता है? इस बल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि फेरल का नियम क्या होता है, जब पवनें जो होती है, व्यापारिक जो पवनें होती है, वो अपने उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध है? अपने दक्षिणी गोलार्ध। तो जब ये उत्तरी गोलार्ध में जाती है पवनें तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो अपना दाहिना कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जा रही है उत्तरी गोलार्ध से, तो अपने किस तरफ मुड़ जाती है? अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो यही जो मुड़ने का, पवनों के मुड़ने का जो क्रम होता है, ये किस नियम के अकॉर्डिंग आता है? अपने फेरल के नियम के अकॉर्डिंग। तो आपने फेरल के नियम को समझ लिया होगा कि फेरल का नियम होता क्या है। कोरियोलिस बल को समझ लिया होगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल लगता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल के कारण ही जो आभासी बल होता है, उसी के कारण ही जब अपन उत्तरी गोलार्ध में पवनों का गमन होता है, या पवनों का जो गमन होता है उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है वो। और जब दक्षिणी गोलार्ध में इनका गमन होता है तो वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। यही जो पवनों का मुड़ने का जो क्रम होता है, फेरल का नियम कहलाता है। तो अपन ने दक्षिणी, अब आगे जो है अपन फेरल के नियम के बाद ये जो किरणें मुड़ रही है इनको समझने के बाद अपन दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन जो है, जो अपन ने पीछे की तरफ समझा, उसमें आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो थी कौन सी किरणें थी? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ बना था? अपने जो रेगिस्तान है या मरुस्थल में कौन सा क्षेत्र बना था? निम्न वायुदाब का। कौन सा क्षेत्र बना था? निम्न वायुदाब का। इसको बढ़ने के लिए जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है उठी थी, जो विषुवत रेखा क्षेत्र को पार करने के बाद अपने किस तरफ मुड़ जाती है? फेरल के नियम के अकॉर्डिंग दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में घुसने के बाद ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। जब ये किरणें आगे गमन करती हुई हिंद महासागर के ऊपर से होती हुई जाती है, तो होता क्या है? जब हिंद महासागर के ऊपर से होती हुई जाती है तो यहाँ से क्या ले लेती है अपने पास? आर्द्रता। क्या ले लेती है अपने पास? ये यहाँ से आर्द्रता। तो जब ये किरणें थी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो विषुवत रेखा क्षेत्र को पार करने के बाद या उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने के बाद अपनी ओर दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और जब ये हिंद महासागर के ऊपर से गुजरती है तो अपने पास क्या ले लेती है? आर्द्रता में अधिकता ले लेती है, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। आर्द्रता ग्रहण करते करते ये आगे चलती है तो भारत के नज़दीक जाके दो भागों में बढ़ जाती है। निम्न वायुदाब क्षेत्र के कारण ये दो भागों में बढ़ जाती है। यही क्या कहलाता है? अपनी दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। तो ये दो भागों में बट गया था। कौन कौन से भागों में? एक तरफ बट गया था ये बंगाल की खाड़ी शाखा में, बंगाल खाड़ी में, और दूसरी तरफ ये बट गया था अपने अरब सागर शाखा में। कौन सी में? अरब सागर शाखा में। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दो प्रकार अपन ने देखे थे, अरब सागरीय मानसूनी शाखा और बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा। ये आता कैसे है कि ये दो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है मरुस्थल में, उसके कारण जो है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है, और जो विषुवत क्षेत्र में घुसती है तो अपनी फेरल के नियम के अनुसार दाहिनी ओर मुड़ती है। और जब ये हिंद महासागर के ऊपर से होती हुई आती है पवनें, तो आर्द्रता ग्रहण करती है, और आर्द्रता ग्रहण करते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। तो किस ओर से करती है? दक्षिणी पश्चिमी तरफ से भारत में प्रवेश करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून कहते हैं। तो ये अपन ने समझा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता क्या है। अपन जो है इसको समझेंगे कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसके कितने प्रकार है और किस किस प्रकार कौन कौन से प्रकार इसमें होते हैं।
अपन दक्षिणी पश्चिमी मानसून को देखते हैं कि कितने भागों में बट गया था। और अगर बात करें कि ये बटा क्यों है, तो ये बटा इसलिए है कि जब भारत में जो है क्या होता है, या हिंद महासागर की जो वायु जो पवनें आती हैं, मरुस्थल जो मानसूनी पवनें आती है, वो अपने जो भारत में जो मरुस्थल होता है उसमें कम वायुदाब के कारण जो है दो भागों में बढ़ जाती है, जिनकी अपन ने बात पहले भी कर ली है। इनको अपन देख रहे हैं। तो पहली जो शाखा बटी है वो बटी है अरब सागरीय मानसूनी शाखा। कौन सी? अरब सागरीय मानसूनी शाखा। पहली जो शाखा है अरब सागरीय मानसूनी शाखा, और जो दूसरी शाखा है वो है बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाली खाड़ी शाखा। दो शाखाओं में अपन ने इसको बांट लिया है, अरब सागरीय मानसूनी शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा, जिसको अपन अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा जो है भारत में या राजस्थान में किस प्रकार जो है जलवायु को प्रभावित करती है, कैसे कैसे जो है इससे जलवायु या इससे वर्षा भारत में होने के या राजस्थान में होने के चांसेज रहते हैं। तो इसमें अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के संदर्भ में बंगाल की खाड़ी शाखा जो है क्या प्रभाव डालती है इसकी बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में अगर बात करें इस शाखा से अधिकांश वर्षा जो होती है राजस्थान की अधिकांश वर्षा कौन सी शाखा से हो रही है? अपने बंगाल की खाड़ी शाखा से हो रही है। लगभग कितने प्रतिशत मान सकते हैं? लगभग 90% जो राजस्थान की होने वाली वर्षा है वो किस शाखा से होती है? अपने बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो राजस्थान के संदर्भ में पहला पॉइंट है कि राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा होती है, लगभग 90% जो राजस्थान की वर्षा होती है वो किस शाखा से होती है? अपने बंगाल की खाड़ी शाखा से, या बंगाली खाड़ी मानसूनी जो पवनें होती हैं इनसे होती है। यहाँ आने वाली जो मानसूनी पवनें, मान लो ये बंगाल की खाड़ी जो शाखा आती है कहाँ से कहाँ होती हुई आती है? ये जो भारत में होती है गंगा यमुना के मैदान से होती हुई आती है। कहाँ से? गंगा यमुना के मैदान से होती हुई ये जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसकी आर्द्रता क्या होती है? लंबी दूरी तय करने के कारण इसकी आर्द्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो भारत के अगर संदर्भ में देखें, भारत के पक्ष में देखें, तो भारत से राजस्थान में क्या करती है? कम वर्षा करती है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत से राजस्थान में आते आते क्या हो जाती है? आर्द्रता इनकी कम हो जाती है और वर्षा क्या करती है? कम करती है। तो बंगाल की खाड़ी जो शाखा है, अगर इसकी बात करूँ राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है? बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में प्रवेश कौन से जिले से या कौन से स्थान से करती है? तो राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है, राजस्थान का कोटा संभाग का जो झालावाड़ जिला है, वहाँ से क्या करती है? कौन सी शाखा प्रवेश करती है अपने राजस्थान में? बंगाल की खाड़ी जो मानसूनी पवनों की जो शाखा है वो जो है झालावाड़ जो जिला है राजस्थान का, उससे जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहाँ आते आते इसकी आर्द्रता कम हो जाती है, क्योंकि ये गंगा और यमुना के मैदान से होती हुई आती है, इसलिए यहाँ आते आते इसकी आर्द्रता कम हो जाती है। और भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे वर्षा ये कम करती है। अब अगर बात करूँ कि ये अरावली के संदर्भ में इसकी बात कर लेता हूँ कि अरावली के ये जो शाखा होती है केवल कहाँ वर्षा करती है? अरावली के पूर्व में या दक्षिण पूर्व में। ये शाखा जो होती है अरावली के पूर्व या दक्षिण पूर्व में अधिक वर्षा करती है, क्योंकि अरावली के पश्चिम में ये वर्षा नहीं कर पाती, क्योंकि अवरोध पैदा कर देता है कौन? अरावली इसके अवरोध के रूप में आ जाती है, जिससे अरावली के पश्चिम में वर्षा नहीं कर पाती है, बहुत ही कम वर्षा कर पाती है। पूर्व में या दक्षिण पूर्व में अरावली की वर्षा करती है। अब जो अरावली का जो पश्चिमी जो एरिया होता है उसको कहते हैं अरावली वृष्टि छाया प्रदेश। कौन सा? अरावली वृष्टि छाया प्रदेश। तो अरावली के ये क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा नहीं कर पाती है, और ये केवल अरावली के पूर्व या दक्षिण पूर्व में वर्षा कर पाती है। तो ये अपन ने जो राजस्थान के संदर्भ में देखा कि बंगाल की खाड़ी जो शाखा है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में अधिकांश जो वर्षा होती है इसी के कारण होती है। राजस्थान में जो है अरावली किस प्रकार जो है बंगाल की खाड़ी शाखा को प्रभावित कर रही है, ये सभी चीज़ें जो है अपन ने इसमें समझ ली है। अपन जो है अरब सागरीय मानसूनी शाखा की बात करने जा रहे हैं, जिसमें अरब सागरीय मानसूनी शाखा को अपन समझेंगे कि राजस्थान में अरब सागरीय मानसूनी शाखा किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अब अपन जो है अरब सागरीय मानसूनी शाखा को समझने की कोशिश करते हैं कि अरब सागरीय मानसूनी शाखा राजस्थान को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो अरब सागरीय जो मानसूनी शाखाएं होती है ये 3 प्रकार की मानसूनी शाखा है। ये इनको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें प्रथम, द्वितीय अरब सागरीय मानसूनी शाखा और तृतीय अरब सागरीय मानसूनी शाखा। तो प्रथम अरब सागरीय मानसूनी शाखा की बात कर रहा हूँ, तो ये जो प्रथम मानसूनी शाखा है अरब सागरीय, ये केवल केरल का जो मालाबार तट है, केरल का मालाबार तट, वहाँ क्या करती है? अपने यहाँ पे बरसात करती है। केरल के मालाबार तट में बरसात करने वाली जो शाखा है कौन सी? अरब सागर की प्रथम मानसूनी जो शाखा है वो करती है। दूसरी जो मानसूनी शाखा है ये अपने मध्य महाराष्ट्र एमपी जो दूसरी अरब सागरीय शाखा है ये महाराष्ट्र एमपी और अपने कर्नाटक, महाराष्ट्र एमपी और कर्नाटक,
महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक में वर्षा करती हुई आती है। और ये जो है दूसरी मानसूनी जो शाखा है, दूसरी जो अरब सागरीय मानसूनी जो शाखा है, ये नर्मदा घाटी की तरफ से प्रवाहित होती है। कहाँ से प्रवाहित होती है? अपने नर्मदा घाटी की तरफ से प्रभावित होती है। ये आगे जाके ये जो शाखा है दूसरी अरब सागरीय मानसूनी जो शाखा है, ये अपने नर्मदा घाटी से प्रवाहित होती है और महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक में होती हुई वर्षा करती हुई जाती है। ये जो है इन भागों में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होती हुई ये बहती है, जिसके कारण ये गंगा के मैदान में आते आते किस शाखा में मिल जाती है? अपने बंगाल की खाड़ी शाखा में। ये जो दूसरी शाखा है ये बंगाल की खाड़ी शाखा में जाके मिल जाती है। कहाँ से प्रवाहित होती है? नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटी से प्रवाहित होती नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से प्रवाहित होती अपने गंगा के मैदान से होती हुई बंगाल की खाड़ी शाखा में क्या हो जाती जाके मिल जाती है। तो अपन ने दो जो शाखाएं अरब सागर की उनके बारे में समझा। जो पहली जो है केरल के मालाबार तट में जब वर्षा करने के लिए उत्तरदायी होती है, दूसरी जो है नर्मदा घाटी से प्रवाहित होती है, नर्मदा और ताप्ती घाटियों से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी शाखा में जाके मिल जाती है, जो कि अपने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में वर्षा करती हुई चलती है। तीसरी जो शाखा है इसकी अपन बात कर रहे हैं, जो कि राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये जो है कच्छ, तीसरी जो शाखा है कच्छ सौराष्ट्र और राजस्थान में, कच्छ सौराष्ट्र और राजस्थान में क्या करती है? वर्षा करती है। तो अपन ने देखा था कि बंगाल की खाड़ी जो शाखा है वो राजस्थान का लगभग अधिकांश जो वर्षा है 90% वर्षा कौन सी शाखा कर देती है? बंगाली खाड़ी। और बचा हुआ जो 10% है वो कौन सी शाखा करती है? अपने अरब सागरीय शाखा। तो ये तीसरा जो पार्ट है ये अपने लगभग 10% वर्षा कौन सा पार्ट कर रहा है? अरब सागरीय जो मानसून होता है उसकी तृतीय जो शाखा है जो राजस्थान में वर्षा करती है वो लगभग 10% वर्षा राजस्थान में करती है। अब इस जो तीसरी शाखा है इसकी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं कि जो तीसरी शाखा है ये जब राजस्थान में प्रवेश करती है, जो तीसरी शाखा है जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है, कच्छ सौराष्ट्र से होती हुई जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है, तो इसके समांतर कौन सी पर्वत श्रेणी इसको मिलती है? अपने अरावली पर्वत श्रेणी मिलती है इसको समांतर। राजस्थान में इसको कौन सी पर्वत श्रेणी इसके समांतर मिलती है? अरावली पर्वत श्रेणी। जब अरावली पर्वत श्रेणी इसको समांतर मिलती है तो ये पवनें क्या होती है? राजस्थान में बिना वर्षा किए हुई सीधे निकल जाती है। अरावली के समांतर होती हुई बिना वर्षा किए हुए आगे निकल जाती है। और आगे कौन से राज्यों में जाती है? हरियाणा और पंजाब से आगे होती हुई हिमाचल का एक एरिया है अपने धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का एक एरिया है कौन सा? हिमाचल प्रदेश का एक एरिया कौन सा? अपने धर्मशाला। तो धर्मशाला में क्या होती है? धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बरसात करती है। कौन सी शाखा? अरब सागर की जो तृतीय शाखा है इसकी बात कर रहे हैं, जो हरियाणा पंजाब से होती हुई आगे निकल जाती है। और धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पे जाके वर्षा करती है। और जो हिमालय पर्वत होते हैं, जो आगे हिमालय पर्वत इसको मिलते हैं, वहाँ से ये क्या होती है? उनसे टकरा के वहाँ पे वर्षा करती है और वापस घूमते हुए या वापस जो इसका प्रत्यावर्तन जो काल होता है उसमें आती हुई राजस्थान में थोड़ी बहुत क्या करती है? वर्षा करती है। तो ये जो तीसरी शाखा थी राजस्थान के संदर्भ में अपन ने इसको समझा है कि जो बंगाल की खाड़ी की जो अरब सागर की तीसरी शाखा है वो कैसे कैसे राजस्थान में प्रवेश करती है। कच्छ सौराष्ट्र से होती हुई राजस्थान के अरावली के समांतर ये आगे निकल जाती है। और आगे निकलने के बाद हरियाणा और पंजाब से भी आगे निकल के हिमाचल का एक एरिया धर्मशाला, वहाँ पे जाके ये क्या करती है? वर्षा करती है, क्योंकि वहाँ पे पर्वतों की अधिकता है, जो पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण हिमालय पर्वत से टकराती है और वहाँ पे वर्षा करती है। फिर वापस लौटती हुई थोड़ी बहुत वर्षा जो है कहाँ करती है? अपने राजस्थान में जो है थोड़ी बहुत वर्षा आती हुए करती है। तो ये अपन ने समझा अरब सागरी शाखा से अधिकांश जो वर्षा होती है राजस्थान के दक्षिणी भाग में होती है। अगर ये भी बात करें कि अरब सागर जो शाखा है इससे अधिकांश जो वर्षा होती है कौन से एरिया में होती है? तो अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन जो तीनों जिले हैं, 3-4 जिले हैं जो दक्षिण के 3-4 जिले हैं, प्रतापगढ़, ये जो जिले हैं 3 या 4 जिले, इनमें अधिकांश जो है अरब सागरीय शाखा वर्षा करती है। तो ये जो अपने दोनों शाखाओं को समझा है कि बंगाली की खाड़ी शाखा से राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है या अरब सागर शाखा से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बात करो अरावली की, तो अरावली जो है दोनों ही जो शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी शाखा और अपने अरब सागर शाखा, दोनों क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। बंगाल की खाड़ी को शाखा को जो है ये अपने पश्चिम में नहीं जाने देती है अरावली, और जो अरब सागरीय शाखा है इसको रोक नहीं पाती। इसके समांतर ये शाखाएं जो मानसून जो है आगे निकल जाते हैं। तो अरावली भी अपने जो है जलवायु या वर्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अरावली जो है दोनों ही मानसूनी पवनों को क्या करती है? अवरोध के रूप में काम आती है। अपन जो है मानसून के बारे में समझ चुके हैं कि मानसून होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, राजस्थान में किस प्रकार इसको ये जो है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। अब अपन जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें वर्षा, आर्द्रता, इन सब के बारे में अपन सूचना या जानकारी लेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है।